नमस्कार किसान भाइयों। एक सीधा सा सवाल है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही खेत में एक ही बीज, एक ही खाद और एक ही पानी के बावजूद गेहूं की फसल या तो आपको जबरदस्त मुनाफा दे सकती है या फिर पूरी मेहनत के बाद भी निराश कर सकती है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये फैसला कहाँ होता है? ज्यादातर किसान सोचते हैं कि फैसला खाद की बोरी में होता है, कुछ लोग मानते हैं कि पानी में होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये फैसला ना तो बोरी में होता है और न ही पानी में, बल्कि ये फैसला पौधे के अंदर उसके हार्मोन सिस्टम में होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की खेती का वही छुपा हुआ विज्ञान समझाने वाला हूं, जो ना तो किसी खाद की बोरी पर लिखा होता है और ना ही कोई दुकानदार आपको साफ साफ बताता है। आज हम ये जानेंगे कि गेहूं का पौधा खुद कैसे तय करता है कि टिलर कितने निकलेंगे, तना मजबूत बनेगा या कमजोर रहेगा, और आखिर में बालियों में दाना पूरी तरह भरेगा या अधूरा रह जाएगा। अगर आपने ये सिस्टम एक बार सही से समझ लिया, तो अगली बार आप अपने खेत में खड़े होकर सिर्फ पत्तियों को देखकर ही ये समझ पाएंगे कि आपकी फसल सही दिशा में जा रही है या नहीं। असल में गेहूं का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि वो एक जीवित है जिसके अंदर हर दिन और हर घंटे ये तय हो रहा होता है कि ऊर्जा जड़ों में भेजनी है, पत्तियों में लगानी है, टिलर बनाने में खर्च करनी है या फिर बालियों और दानों की तरफ मोड़नी है। इन फैसलों को ना तो खाद लेती है और ना ही पानी, बल्कि ये काम करता है पौधे के अंदर सक्रिय हार्मोन सिस्टम। यही हार्मोन तय करते हैं कि पौधा कब तेजी से बढ़ेगा, कब अपनी बढ़वार रोकेगा, कब ज्यादा टिलर बनाएगा और कब पूरी ताकत दाना भरने में लगा देगा। यहीं पर किसान से सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जैसे ही फसल थोड़ी कमजोर दिखती है, किसान सोच लेता है कि कुछ कमी रह गई है और वो ज्यादा नाइट्रोजन देने लगता है, बार बार सिंचाई कर देता है या गलत समय पर स्प्रे कर देता है। बाहर से फसल हरी भरी तो दिखने लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर पौधे का हार्मोन संतुलन बिगड़ने लगता है और यही असंतुलन आगे चलकर कम टिलर, कमजोर तना, फसल का गिरना और हल्की बालियों के रूप में सामने आता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम गेहूं के पूरे जीवन को शुरुआत से लेकर दाना भरने तक पूरी तरह हार्मोन के नजरिए से समझेंगे, ताकि ये साफ हो सके कि पौधा किस अवस्था में कौन सा फैसला ले रहा होता है और किसान कहां अनजाने में उससे उल्टा काम कर बैठता है। और यही समझ आपकी गेहूं की पैदावार को साधारण से असाधारण बना सकती है। जब गेहूं का बीज मिट्टी में डाला जाता है और उसे पहली बार नमी मिलती है, उसी पल से पौधे की कहानी शुरू हो जाती है। किसान को उस समय सिर्फ इतना दिखाई देता है कि बीज जमीन के अंदर है, लेकिन असल में उसी क्षण बीज के अंदर एक पूरी फैक्ट्री जाग चुकी होती है। बीज के भीतर मौजूद एंजाइम सक्रिय होने लगते हैं और वहीं से पहला बड़ा फैसला लिया जाता है। क्या ये बीज मजबूत पौधा बनेगा या कमजोर शुरुआत के साथ आगे बढ़ेगा? इसी शुरुआती अवस्था में गिबरेलिन हार्मोन की भूमिका शुरू होती है। गिबरेलिन का काम सिर्फ अंकुर निकालना नहीं होता, बल्कि ये तय करना होता है कि बीज में जमा भोजन कितनी तेजी और कितनी सही दिशा में अंकुर तक पहुंचेगा। अगर ये प्रक्रिया सही हुई तो पौधा मिट्टी से बाहर निकलते ही मजबूत जड़ और तने की नींव रख देता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अगर मिट्टी बहुत सख्त है, बुआई के समय नमी कम है या फास्फोरस की उपलब्धता कमजोर है, तो गिबरेलिन अपना काम आधा अधूरा करता है। ऐसे पौधे ऊपर से तो निकल आते हैं, लेकिन उनकी जड़ें गहराई में नहीं जाती। किसान अक्सर इस गलती को नहीं पकड़ पाता, क्योंकि ऊपर से पौधा हरा दिखाई देता है, लेकिन यही कमजोर जड़ आगे चलकर पूरे पौधे की सीमा तय कर देती है। यहीं से कई खेतों की किस्मत तय हो जाती है। जिस खेत में शुरुआत में जड़ मजबूत बन गई, वही खेत आगे चलकर टिलर, बाली और दाने में बाजी मार लेता है। जैसे जैसे गेहूं का पौधा मिट्टी में अपनी पकड़ मजबूत करता है और जड़ें फैलने लगती हैं, उसी के साथ पौधे के अंदर एक नया संकेत पैदा होता है। अब पौधा खुद से सवाल करता है कि क्या अब मुझे शाखाएं बनानी चाहिए? यहीं से साइटोकाइनिन हार्मोन की भूमिका शुरू होती है। यह हार्मोन मुख्य रूप से जड़ों में बनता है और ऊपर की ओर जाकर यह संदेश देता है कि अब टिलर निकालने का समय है। गेहूं की पैदावार में यही सबसे निर्णायक चरण होता है, क्योंकि हर मजबूत टिलर आगे चलकर एक बाली बनने की संभावना रखता है। लेकिन यहां भी किसान से एक बड़ी गलती हो जाती है। जैसे ही पौधा थोड़ा बढ़ता दिखाई देता है, किसान सोच लेता है कि अब यूरिया डाल देना चाहिए। अगर इस समय जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन दे दी जाए तो पौधा भ्रमित हो जाता है। वो सोचता है कि उसे लंबाई बढ़ानी है, ना कि टिलर। नतीजा ये होता है कि खेत दूर से बहुत हरा दिखाई देता है, लेकिन पास जाकर देखने पर टिलर कम और कमजोर मिलते हैं। यही वो स्थिति है जहां किसान खुश होता है, लेकिन पौधा अंदर से कमजोर हो रहा है। यहीं से साइटोकाइनिन हार्मोन की भूमिका शुरू होती है।
ये हार्मोन मुख्य रूप से जड़ों में बनता है और ऊपर की ओर जाकर ये संदेश देता है कि अब टिलर निकालने का समय है। गेहूं की पैदावार में यही सबसे निर्णायक चरण होता है, क्योंकि हर मजबूत टिलर आगे चलकर एक बाली बनने की संभावना रखता है। लेकिन यहाँ भी किसान से एक बड़ी गलती हो जाती है। जैसे ही पौधा थोड़ा बढ़ता दिखाई देता है, किसान सोच लेता है कि अब यूरिया डाल देना चाहिए। अगर इस समय जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन दे दी जाए तो पौधा भ्रमित हो जाता है। वो सोचता है कि उसे लंबाई बढ़ानी है, ना कि टिलर। नतीजा ये होता है कि खेत दूर से बहुत हरा दिखाई देता है, लेकिन पास जाकर देखने पर टिलर कम और कमजोर मिलते हैं। यही वो स्थिति है जहां किसान खुश होता है, लेकिन पौधा अंदर से कमजोर हो रहा होता है। अगर जड़ें स्वस्थ हों, मिट्टी में नाइट्रोजन संतुलन में हो और जिंक सल्फर जैसे तत्व पर्याप्त हों, तो साइटोकाइनिन सही ढंग से काम करता है और पौधा उतने ही टिलर बनाता है जितने वो संभाल सकता है। यही संतुलन आगे चलकर पैदावार तय करता है। टिलर बनने के बाद गेहूं का पौधा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां से गलती की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। अब पौधा तय करता है कि आगे कौन से टिलर को बाली बनाना है और कौन से को छोड़ देना है। इसी समय ऑक्सिन हार्मोन का असर बढ़ने लगता है। ऑक्सिन का काम है पौधे के अंदर ऊर्जा की दिशा तय करना। कौन सा हिस्सा बढ़ेगा, कौन सा रुकेगा और फूल सुरक्षित रहेंगे या नहीं, ये सब ऑक्सिन तय करता है। ये वही चरण है जहां कई खेतों में फूल गिरने की समस्या आती है। किसान सोचता है कि मौसम खराब था या किस्म कमजोर थी, लेकिन असल कारण अक्सर कैल्शियम और बोरॉन का असंतुलन होता है। ऑक्सिन तभी सही काम करता है जब इन तत्वों की उपलब्धता संतुलित हो। जिन खेतों में ये संतुलन बना रहता है, वहां बालियां लंबी, घनी और एक समान विकसित होती हैं। वहीं जिन खेतों में इस समय लापरवाही होती है, वहां बाली आधी अधूरी रह जाती है, चाहे फसल ऊपर से कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखे। जब बाली पूरी तरह बन जाती है, तब किसान को लगता है कि अब काम खत्म हो गया। लेकिन असल में सबसे महत्वपूर्ण चरण अब शुरू होता है, दाना भरने का। इस समय पौधे के अंदर एब्सिसिक एसिड की भूमिका सामने आती है। इस हार्मोन को अक्सर गलत समझा जाता है। किसान सोचता है कि ये सिर्फ तनाव से जुड़ा है, लेकिन असल में यही हार्मोन पौधे को बताता है कि अब ऊर्जा कहाँ खर्च करनी है। एबीए पौधे को संकेत देता है कि अब नई पत्तियां या लंबाई बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब जो भी भोजन बन रहा है उसे दानों की ओर भेजना है। अगर इस समय मिट्टी में पोटैश और फास्फोरस की उपलब्धता सही है और नाइट्रोजन का दबाव नहीं है, तो दाने भारी और पूरी तरह भरे हुए बनते हैं। लेकिन अगर किसान इस समय भी हरा बनाए रखने के चक्कर में नाइट्रोजन देता रहता है, तो पौधा फिर भ्रमित हो जाता है। ऊर्जा पत्तियों में ही खर्च होती रहती है और दाने हल्के रह जाते हैं। फसल के अंतिम चरण में एथिलीन हार्मोन की भूमिका बढ़ जाती है। यही हार्मोन तय करता है कि अब पौधे को परिपक्व होना है और दानों को सख्त बनाना है। संतुलित एथिलीन क्रिया से दाने मजबूत, चमकदार और भंडारण योग्य बनते हैं। लेकिन अगर इस समय खेत में अत्यधिक नमी, पोषण असंतुलन या मौसम का दबाव हो, तो दाने सिकुड़ सकते हैं और गुणवत्ता गिर जाती है। अब आप खुद सोचिए, क्या फर्क बीज में था? क्या फर्क खाद की बोरी में था? या फिर फर्क उस समझ में था जो पौधे के अंदर चल रहे फैसलों को पहचान पाती है? गेहूं की फसल सिर्फ खाद और पानी से नहीं बनती, ये बनती है पौधे के अंदर चल रहे हार्मोनल संतुलन से। जो किसान ये समझ लेता है कि पौधा किस अवस्था में कौन सा फैसला ले रहा है और उसी के अनुसार खेत का प्रबंधन करता है, वही किसान हर साल स्थिर और बेहतर पैदावार ले पाता है। यही कारण है कि कुछ खेतों में गेहूं साधारण दिखाई देता है और कुछ खेतों में वही गेहूं असाधारण बन जाता है। फर्क ना तो किस्म का है और ना ही खर्च का, फर्क उस वैज्ञानिक समझ का है जो खेत को देखने का नजरिया बदल देती है। आपने ये वीडियो पूरा देखा और समझने की कोशिश की, ये ही असली जीत है। याद रखिए, फर्क हमेशा बाहर नहीं, आपकी सोच में होता है। अगली बार हम इसे और भी मजेदार और आसान तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, तो तैयार रहिए असाधारण देखने के लिए।